हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, सोशल की क्लास, जिसमें हम पढ़ाएंगे मनी एंड क्रेडिट का लगभग आखिरी पार्ट। दोस्तों इसके पहले मैंने 2 पार्ट में इस चैप्टर को लगभग पूरा बताने का कोशिश किया है। पहले पार्ट में मैंने मनी को फुल्ली कंप्लीट किया है, वही दूसरे पार्ट में मैंने क्या बताया है कि आखिर क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, क्रेडिट किस तरह से बेहतर होता है या बुरा होता है, मैंने एग्जांपल देके समझाया है। आज हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, यानी कि क्रेडिट को अरेंज करने के कई तरीके होते हैं। हम कई तरीके से जो है लोन या क्रेडिट पे पैसा लेते हैं, तो ये तरीके क्या होते हैं और हर तरीकों में हमें क्या फ़र्क मिलता है, क्या नुकसान देखने को मिलता है, हम इसको जानेंगे। दोस्तों देखिएगा, देयर में बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बारोवर्स। जैसे कि बारोवर के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके लोन लेने के तरीके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दीज आर एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स। अगर आप किसी जमींदार वगैरह से जो गांव में होते हैं, अगर आप उनसे लोन लेते हो, उनसे अगर आप क्रेडिट पे पैसे लेते हो तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्मॉल फार्मर बारो द मनी फ्रॉम विलेज मनी लैंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो छोटे मोटे किसान होते हैं गांव में, जब वो फसलों की बुआई करते हैं तो उनके पास क्या होता है कि ना तो इतना ज्ञान होता है कि वो बैंक जाके पैसा ले ले, वो बैंक के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा गांव के जो अच्छे लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, जो ब्याज पर इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं। अब क्या होता है, किसान को लोन तो मिल जाता है और काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन होता क्या है, जो ये मनी लेंडर जो होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। किसान क्या करते हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी में देखा था, स्टोरी में किस तरह से उस फार्मर को प्रॉब्लम हुआ था, किस तरह से वो कर्ज के बोझ तले दब गई और अंततः क्या किया, स्वप्ना ने अपना ज़मीन बेच करके कर्ज चुकाया। और इस तरह की क्रेडिट पे क्या होता है, किसान को लगभग मैक्सिमम टाइम नुकसान ही होता है। टाइप नंबर 2, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। कई बार क्या होता है, जो किसान होते हैं वो सीधा ट्रेडर्स यानी व्यापारियों से लोन ले लेते हैं। अब ये व्यापारी क्या होते हैं ये समझते हैं। फार्मर्स गेट लोन फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रेडर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसान क्या करता है भाई, किसान व्यापारियों से जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लेता है। अब ये व्यापारी करते क्या है, आपको कम रेट पे लोन तो दे देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि जब भी आपका फसल तैयार होगा आप ये फसल हमको ही बेचोगे। अब ये क्या करते हैं, ये व्यापारी होते हैं, ये किसी के नहीं होते, ये क्या करते हैं भाई, आपसे आपका फसल खरीद लेते हैं और इसे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आपके अनाज का दाम ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, अनाज को सेल कर देते हैं और अपना ढेर सारा मुनाफा कमाते हैं। खैर इसमें क्या होता है, इसमें किसानों का फ़ायदा होता है, क्योंकि इनमें जो व्यापारी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो न के बराबर होता है। किसानों को सिर्फ इतना ही करना होता है कि मौके पर अपने फसल को उनको दे करके अपना कर्ज जो होता है वो चुका लेना होता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ में किसान को खैर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा महत्व मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह का जो लोन है थोड़ा बेहतर होता है। नंबर 3, लोन फ्रॉम बैंक्स। अब क्या होता है, कई बार हम बैंक जाके सीधा लोन ले लेते हैं। इसमें होता क्या है, सम फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम द बैंक एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक जब आपको लोन देता है तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि अगर एक मनी लेंडर होगा तो 5% पर मंथ लोन देता है, 5% पर मंथ। अगर वो 3% पर मंथ भी देगा तो 12 3 12 महीने होते हैं एक साल में, एंड 12 3 36% पर ईयर उसका क्या हो जाता है, लोनिंग हो जाता है। अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक में लोन लेते हो, तो बैंक क्या करेगा, मैक्सिमम अगर आपको लोन देगा तो 10 to 11% पे देगा पर ईयर। आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ 36%, तो वहीं क्या होता है उसका 1/3 यानी 11 या 12%, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर किसान अपने ज़रूरत के लिए, खेती बाड़ी के सामान के लिए, एग्रीकल्चर नीड्स के लिए अगर वो बैंक से लोनिंग करता है तो बैंक क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा उसको छूट देती है, काफ़ी ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसका वो भी काफ़ी कम होता है। आप देखिए यहाँ पे, बैंक आल्सो प्रोवाइड सच अदर फैसिलिटीज़ टू सच बारोवर। बैंक क्या करती है, ऐसे किसानों को बहुत सी फैसिलिटीज़ जैसे कि ATM की फैसिलिटीज़, तमाम और अन्य मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, मदद मिल जाता है अपनी खेती बाड़ी को
आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये हुए 3 कंडीशन। आइए और कुछ कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से कोई भी किसान जो है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी से कैसे लोन ले सकता है। यहाँ 3 कंडीशन देखा हमने, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, लोन फ्रॉम बैंक। आइए देखते हैं कुछ और कंडीशंस। फ्रेंड्स जो 4th कंडीशन है वो क्या है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, यानी एम्प्लॉयर से लोन आप कैसे ले सकते हो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर यानी ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, एंड वर्कर्स और जो मजदूर लोग होते हैं वो डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयर्स फॉर लोन, वो अपने मालिक पर क्या करते हैं, लोन के लिए डिपेंड करते हैं। कि लोन के लिए किसी भी तरह के क्रेडिट के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने मालिक के ऊपर। अब क्या होता है, जो लैंड ऑनर होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, लोन तो दे देते हैं, लेकिन वो बदले में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अप टू 5% पर मंथ, यानी कहीं कहीं अपने खास के लिए 2 से 3% और मैक्सिमम 5% तक का ये लोन दे देते हैं। किसको, अपने ही वर्कर्स को, जो इनके यहाँ काम करते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, जिनकी थोड़ी सी इकोनॉमिकल हालात अच्छी नहीं होती है, उनके मालिक ही उनको लोन देते हैं, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं कितना, अप टू 5% यानी 5% पर मंथ। अगर आप ईयरली करिएगा 12 × 5 यानी 60% पर ईयर। आप समझ सकते हैं कि बैंक के लोन का लगभग 5 गुना इस तरह का जो लोन होता है किसी भी वर्कर्स के लिए, किसी भी मजदूर के लिए, लेबर के लिए बेहतर तो नहीं होगा, काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी। वो किसी तरीके से अपने आप को कमा करके अपने लिवलीहुड यानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी पाते हैं। अब इस बीच में इस तरह का लोन, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनके लिए काफ़ी बुरा होता है, और इस तरह के लोन देकर के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इन चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, अपने मजदूरों को, अपने लेबर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों एट लास्ट हमारा जो है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, ये बहुत ही अच्छे तरह का लोन है। हमारे गाँव की तरफ जो होता है, रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम जो लोन होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं कोऑपरेटिव से। इसमें होता क्या है, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज। गांव जैसे इलाकों में सबसे सस्ते दरों पर अगर कोई आपको लोन देता है तो वो होते हैं कोऑपरेटिव्स। अब इस तरह के लोन लेकर के हम करते क्या है, हम अपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अपने खेती बाड़ी के मिलने वाले सामान जैसे कल्टीवेटर हो गया, थ्रेशर हो गया, प्लाऊ हो गया, इन चीज़ों को हम खरीद करके अपने खेती बाड़ी में अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करते हैं। तो वही साथ साथ फिशरीज, मछली उद्योग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर बनाना, और साथ ही साथ तमाम अलग तरह के एक्सपेंसेस के लिए इस तरह का लोन लोग लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भाई, ये होता है लोन आपका कोऑपरेटिव से यानी सोसाइटी से, जहाँ पे लगभग काफ़ी कम दरों पे आपको लोन मिल जाती है। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा ग्रीन कार्ड का नाम। ग्रीन कार्ड एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को प्रोवाइड किया है, स्पेशली फॉर फार्मर्स। इसमें क्या करते हैं, किसान जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए क्या करते हैं, लगभग 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से लोन ले लेते हैं। अपने खेती बाड़ी को करके, अपने खेती बाड़ी से होने वाले फ़ायदे से ये अपने लोन को अगर टाइमली पेमेंट कर देंगे तो बैंक जो है उन्हें पर ईयर 4% ही चार्ज करेगी। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कई राज्यों में, जैसे पिछली बार यूपी में ही क्या हुआ था, योगी गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई किसानों का जो ग्रीन कार्ड का कर्ज था वो उसने क्या किया था, माफ़ कर दिया था। तो इस तरफ से किसानों का कई बार बैंक के लोन से फ़ायदा हो जाता है। बैंक में गवर्नमेंट कई बार क्या होती है, किसानों को काफ़ी ज़्यादा छूट देती है, किसानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आप एक मनी लेंडर है, यहाँ तक कि आप अपने एम्प्लॉयर से भी अगर चाहेंगे कुछ पैसा छोड़ दे तो वो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप मनी लेंडर गांव के ज़मींदारों से, गांव के अच्छे लोगों से जो पैसे वाले हैं, उनसे लोन लेने के बजाय अगर आप बैंक जाओ, थोड़े समझदार बनो, सजग बनो। बैंक में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आपको लोन मिलेगा तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से अपने कर्ज को भर सकते हो और एक अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के टर्म 2 के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया। आखिर भारत में कितने तरह के क्रेडिट के सोर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा।
देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया, नंबर 1 फॉर्मल सेक्टर एंड नंबर 2 इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में दोस्तों क्या होता है, इट कंप्राइजेज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी जितनी भी गवर्नमेंट की संस्था होती है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जिस तरह का लोन देती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर। वही अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की तो इसमें हमारे शामिल होते हैं मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स और लार्ज फार्मर्स। ये जो गांव के आसपास के लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, लैंड ओनर्स जो होते हैं, लैंड मनी लैंडर्स होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे हमारे आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। यानी दोस्तों लोनिंग कितने तरह की होती है, 2 तरह की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारा आता है बैंक्स एंड सोसाइटी, तो इनफॉर्मल में आते हैं हमारे फ्रेंड, रिलेटिव्स, मनी लैंडर, लैंड ऑनर, एम्प्लॉयर, ये सारी चीज़ हमारे आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और टॉपिक जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, जैसा कि हमने जाना कि लोन देने की क्या होते हैं, 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आता है, फॉर्मल में आपके आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव, तो इनफॉर्मल में आपके आते हैं रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लैंड ऑनर, मनी लेंडर और तमाम और भी छोटे मोटे ऐसे लोग। अब दोस्तों होता क्या है, फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर। आखिर फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमको ये लोन तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका खासा कम होता है जब हम कंपेयर करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से। तो नंबर 2, कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन। अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहोगे तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोलेट्रल मीन्स क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने कोलेट्रल के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है। कोलेट्रल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, आपको ज़मीन का टुकड़ा, कोई भी आपके पैसे की सेविंग वगैरह की कागज़ अगर आप बैंक में जमा करोगे तब जाके आपको इस तरह के लोन मिल पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। ये जो सेक्टर होता है, फॉर्मल सेक्टर जो होता है, इसको सुपरवाइज करने के लिए हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक किस व्यक्ति को लोन दे रही है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है, ये सारी जानकारी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है, जिससे कि वो बैंक को आसानी से गवर्न कर सके, बैंक कोई भी फ्रॉड या कोई भी मिसयूज हमारा ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। मैंने पहले ही बता रखा है कि फॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं, बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फॉर्मल सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कि आखिर जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, दिस सेक्टर चार्जेज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। ये जो सेक्टर होता है ये लोन पे काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, जिससे कि लेने वाला व्यक्ति डेट ट्रैप में फंस जाता है और काफ़ी बड़ा मुश्किल उसके सामने आ जाती है। कई बार स्वप्ना जैसी कंडीशन हो जाती है और उसको अपनी ज़मीन को बेच करके अपना लोन पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस लोन। इस तरह का लोन को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। जैसे यहाँ होता है आरबीआई, यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ जो हमको लोन देता है या 1-2 वो क्या कर लेता है, गवाह रख लेता है, तो वही लोग क्या होते हैं, उन्हीं के पास ये सारी जानकारी होती है हमारे लोन्स की। देयर इज नो कोलेट्रल नीडेड फॉर सच टाइप ऑफ लोन। इस तरह के लोन के लिए किसी भी कोलेट्रल, किसी भी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स मनी लेंडर, लैंड ऑनर एंड एम्प्लॉयर एटसेट्रा। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो पैसा देते हैं वो या तो मनी लेंडर होते हैं, लैंड ऑनर होते हैं या तो एम्प्लॉयर होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड्स है कोलेट्रल। यहाँ पे कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती और आप जानते हैं कि गांव में जो किसान या गरीब होते हैं उनके पास किसी भी तरह की संपत्ति नहीं होती है, तो भले वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं लेकिन उनका झुकाव जो होता है हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की तरफ ही होता है, क्योंकि बैंक के झमेले में वो नहीं जाना चाहते, ना ही अपनी कीमती सामानों को वो बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं। इस वजह से वो कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं और यहाँ से लोनिंग करा के अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन, बोझ बढ़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आजकल बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को पारदर्शी बनाया जा रहा है, बैंक को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, लोगों का झुकाव लगाव जो है बैंक से बढ़ता जा रहा है, बैंक को लोग समझना शुरू कर दिए हैं। तो बैंक में क्या हो गया, अब पर्सनल लोन जैसा भी प्रावधान आने लगा है, यानी बैंक
आपके व्यक्तित्व पर, आपके पर्सनालिटी पर भी आपको लोन दे सकती है। यहाँ पे किसी भी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर बैंक इस तरह की फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दे, लोन में काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता ला दे, हमारा लोन आसानी से पास हो सके, तो शायद कोई भी व्यक्ति ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर के पास लोन लेने तो नहीं जाएगा। अगर वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा तो निश्चित ही देश का फायदा होगा, साथ साथ लोन लेने वाले का भी फायदा होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर। आखिर आरबीआई जो है फॉर्मल सेक्टर में कैसा रोल प्ले करता है। यानी आपने देखा और जाना कि आरबीआई जो है बैंक्स को कंट्रोल करता है, आरबीआई जो है बैंक से लोन लेने वाले कस्टमर का ब्यौरा रखता है अपने पास। तो आखिर किस तरीके से वो अपने आप हर बैंक्स को कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 1, आरबीआई हैज़ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग फॉर्मल सेक्टर लोन। अगर कोई भी व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर लोन लेता है तो आरबीआई इस सिचुएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 1, द आरबीआई इंश्योर्स दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स। यानी आरबीआई ये इंश्योर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों को ही लोन दे रहा है। तो वो ध्यान देता है कि बैंक को लोन जो है बड़े बिजनेसमैन ट्रेडर्स के साथ साथ टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल बारोवर एटसेट्रा, छोटे लोन वालों को भी, छोटे बिजनेसमैन, छोटे किसानों को भी लोन देना चाहिए। क्या होता है कि कई बार बैंक्स क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, जो जाने माने लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको बड़ा लोन दे देता है, और जो नॉर्मल से लोग होते हैं उनको भगा देता है, मना कर देता है, डिनाई कर देता है। तो आरबीआई इस चीज़ को ध्यान रखता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बैंक में आने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक जरूरतमंद को ध्यान में रख करके उसे लोन प्रोवाइड करना है। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एंड व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बैंक को क्या करना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सौंपना पड़ता है कि आखिर उसने किसको कितना लोन दिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। तो इन चीज़ों की जानकारी बैंक को क्या करना पड़ता है, पीरियडिकली यानी समय दर समय पे क्या करना पड़ता है, आरबीआई को सौंपना पड़ता है कि आपने आखिर लोन किसको दिया, कितना दिया और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। पॉइंट नंबर 3, द बैंक्स मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। बैंक क्या करता है, बैंक को मैंने बताया था कि बैंक जितना भी डिपॉजिट उसके यहाँ होता है उसका 15% वो अपने पास रख करके बाकी पैसा क्या कर देता है, कहीं ना कहीं किसी को लोन वगैरह या निवेश कर देता है। तो ये आरबीआई गवर्न करता है, आरबीआई इस पर ध्यान देता है कि आपने क्या सच में ऐसा किया कि नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारा पैसा जो है कहीं ना किसी बिजनेस में लगा दिया, किसी ने किसी को लोन दे दिया, अब कोई व्यक्ति अपना पैसा लेने बैंक में जाता है तो आप कहते हो भैया कैश नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आरबीआई पूरा फोकस करता है बैंकों पर कि वो इस तरह की गलती ना करें। पॉइंट नंबर लास्ट, द आरबीआई मेंटेन द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। अगर बैंक में कैश बैलेंस होता है तो कहीं ना इसको पूरा मॉनिटर कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई पूरी तरह से ध्यान देता है कि बैंक को खाली नहीं रखना है, बैंक को हमेशा बैंक के पास पैसे होने चाहिए, जिससे कि क्या करे, वो वहाँ के आने वाले जो विड्रॉल कस्टमर है, जो बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि वो खाली हाथ जाए। वो जब भी आए बैंक में उनके जरूरत का पूरा पैसा उनको मिले। ये सारा मेंटेन कौन करता है, सारा का सारा आरबीआई करता है। और ये एक दो बैंकों पे नहीं, यानी सिर्फ स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बल्कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रोल ऑफ आरबीआई इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का आखिर रोल क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। आखिर ये SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये देखते हैं SHGs के बारे में, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेम नेबर में, यानी कि एक पड़ोस में एक तरह के लोग, सेम कल्चरल, सेम इकोनॉमिक के लोग, यानी जिनका क्या होता है, आर्थिक कंडीशन लगभग एक जैसा होता है, सोशल कंडीशन लगभग एक जैसा होता है, और वो अगर एक आस पड़ोस में रहते हैं तो वो सारे लोग क्या होते हैं, मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ऐसे ग्रुप में होते क्या है, 15 से 20 लोग होते हैं जो मिल करके ग्रुप बना लेते हैं और वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेविंग करते हैं। अब होता क्या है, 15 से 20 लोग जब मिल करके सेविंग करते हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, वो अपने ग्रुप के किसी मेंबर को पैसा लोन के रूप में दे देते हैं। अब होता क्या है कि वो व्यक्ति जो लोन के रूप में पैसा लेता है, जैसे जैसे वो पैसा जमा करेंगे, सारे के सारे लोग पैसा जमा करेंगे,
करेंगे और वो पैसा जब पूरा हो जाएगा तो वापस से क्या होगा, वो व्यक्ति अपना पैसा जो है जैसे ही ग्रुप में डालेगा दूसरे व्यक्ति को ये लोन मिल जाएगा। इसमें ध्यान दिया जाता है उस व्यक्ति की कि किसकी ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के ग्रुप में लोनिंग में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बेहद कम होता है, यहाँ तक कि बैंक से भी इस तरह के लोन का इंटरेस्ट जो होता है काफ़ी कम होता है। और अगर जो आपने ग्रुप बनाया है, अगर आपका ग्रुप जो है निरंतर लगातार 2 से 3 सालों तक अगर लगातार सेविंग करता रहा, आपके ग्रुप का नाम ग्राफ अगर ऊंचा होता रहा, तो आपके ग्रुप के नाम से कई बड़े बड़े बैंक जो होते हैं बड़ा बड़ा लोन अमाउंट भी सैंक्शन कर देते हैं, जिससे कि ग्रुप के लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। वो इस लोन की मिलने वाले पैसे से अपने नीड्स को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उससे कमाते हैं ढेर सारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाने के बाद वो वापस क्या करते हैं, बैंक का लोन भी पे कर देते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह के लोनिंग सिस्टम में लोग क्या करते हैं, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन जैसी चीज़ों को, हैंडलूम, कैटल वगैरह, जानवर पशु खरीदना, इन चीज़ों में ये पैसा लेकर के वो निवेश करते हैं और अच्छी खासा रकम कमाने के बाद वो अपने बैंक्स का, अपने ग्रुप का पैसा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जमा कर देते हैं और इसमें भी उन्हें क्या होता है, अच्छा खासा फायदा होता है। तो ये होता है दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें आप खुद की हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे 15-20 लोग को ढूंढो जो एक साथ एक सोशल के हों, एक इकोनॉमिक हालात के हों, एक जैसा पैसा सेव कर पाए, तो आपस में एक दूसरों की खासी मदद कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन क्या होता है, औरतों का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एसएचजीज अ हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमन, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये किस तरह से औरतों के लिए एक हेल्पिंग हैंड होता है, औरतों के लिए मददगार साबित होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि औरतें जो होती हैं अगर वो सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं, खुद से शेविंग करके अगर अपने आप को मेंटेन करती हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, अपने आप को मजबूत बनाती हैं, समाज में अपने आप को खड़ा करती हैं, तो निश्चित ही हमारा इस समाज के साथ साथ देश और देश की जीडीपी सब कुछ मजबूत होती है। तो दोस्तों ये करता क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये औरतों की खासा मदद करता है। जो औरतें यहाँ सेविंग कर पाती हैं, इस सेविंग के पैसे से वे अपने बिजनेस के, अपने व्यापार को, अपने न्यूट्रिशन कंडीशन को, अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाती है। तो दोस्तों होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहीं ना कहीं औरतों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। औरतों को समाज में खड़े होने के साथ साथ समाज में उनके बेहतर भविष्य को देखने को मिलता है। दोस्तों आप जानते होंगे जैसे औरतों के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा वगैरह के केसेस आपने सुना होगा, देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब औरतें खुद ब खुद डिपेंड होती हैं, सेल्फ डिपेंड होती हैं, तो इन चीज़ों से वो निपट पाती हैं, अपनी सुरक्षा वो खुद कर पाती हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार को वो खुद ब खुद संभाल पाती है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होता है ये औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में मैंने आपको सब कुछ बताया, हर एक चीज़ बताया। अगर कुछ रह गया तो वो क्या रह गया, वो रह गया कि बांग्लादेश की जो बैंकिंग कंडीशन थी वो क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट 1 मिनट आप ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता दिख सकता है। तो 1 मिनट और आप इस चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर जो होगा लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखते हैं आखिर क्या है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। इसके फाउंडर कौन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके फाउंडर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे वो क्या है, वो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के फाउंडर। और सबसे बड़ी बात, इनको क्या हुआ था, 2006 में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी किसके लिए, पीस के लिए। ये पीस, नोबेल पीस प्राइज ये पा लिए थे किस ईयर में, 2006 में। he is the founder of प्रोफेसर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। हिज नेम इज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यानी इनका नाम क्या था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये क्या किए थे, 2006 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजे गए थे। इन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश के गरीब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया था। किया क्या था इन्होंने, ही प्रोवाइडेड स्मॉल क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन टू मिलियंस ऑफ पुअर पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन। इन्होंने किया क्या था, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग ऐसे जो गरीब थे, जो अलग अलग जॉब में, अलग अलग पेशे में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया था, उनके लिए बड़ा फंड, बड़ा लोन प्रोवाइड किया था, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने कंडीशन को सुधार सके। इनके इस बेहतरीन रवैये पे, इनके इस बेहतरीन काम पर पूरा क्या होता है, वर्ल्ड का अटेंशन इनकी ओर जाता है और लोग क्या करते हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजित कर देते हैं, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित कर देते हैं। तो निश्चित ही अगर देखा जाए बैंकिंग कंडीशन की बात की जाए,
बैंक में क्रेडिट यानी लोन की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा काबिल तारीफ काम रहा था तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का रहा था। यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जितना भी तारीफ इस सेंस में किया जाए उतना ही कम था। इन्होंने क्या किया था, इनका नाम ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ध्यान दिया गरीबों के लिए, ध्यान दिया ऐसे लोगों के लिए जो समाज में गरीब थे, समाज में उनका उतना बड़ा ओहदा पद नहीं था। इन लोगों के लिए लोनिंग की व्यवस्था करना, इनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात थी। और ये कर दिखाया किसने, मोहम्मद यूनुस खान ने, जिस वजह से इन्हें क्या हुआ था 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। दोस्तों आज इस चैप्टर में मैंने आपको लगभग सब कुछ बताने की कोशिश की, मनी, क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आखिर क्रेडिट कितने प्रकार है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लगभग हर एक चीज़ बताने को हमने कोशिश किया। तो निश्चित ही आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आज लगभग हमारा जो ये परिवार है, हमारा जो ये बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला का परिवार है मिस्टर प्रकाश त्रिपाठी के साथ, आज लगभग ये 1K के पास पहुंचने वाला है। तो निश्चित ही इसमें जो आप लोगों का सहयोग रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। आप सबकी जितनी तारीफ की जाए इसमें कम है। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।